हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में दिए गए साए में धूप, जिसके लेखक है दुष्यंत कुमार, इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको जो ये रचना दी गई है, यानी कि साए में धूप जो ये पढ़ना है, ये पूरा का पूरा काव्य पढ़ना है। कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हमें संपूर्ण रचनाएं इसकी पढ़नी है। तो देखिए, मुश्किल नहीं है उन चीजों को समझना। आपको एक एक टॉपिक जो है यहाँ समझना नहीं है कि हम एक एक चीजें पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप उसके भाव को समझ लीजिए कि उसमें क्या चीजें जो है कही गई है। और स्टार्टिंग के दो तीन जो इनकी गजलें हैं, मेन ये क्या है, साई में धूप जो है दुष्यंत कुमार द्वारा रचित गजल संग्रह है। ठीक है, इनके द्वारा रचित क्या है, गजल संग्रह है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब आपको यहाँ पे केवल लिखा हुआ है सिलेबस में काव्य, ठीक है, साई में धूप काव्य ऐसे करके लिखा हुआ है। लेकिन ये उनके द्वारा रचित, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए ये इसकी विधा क्या है। तो ये उनके द्वारा रचित गजल संग्रह है, जो आपको सारा का सारा पढ़ना है। पहले बात अगर की जाए कि गजल क्या होता है, तो देखिए गजल जो है, अगर बात की जाए तो उर्दू में रचित एक काव्य हम कह सकते हैं, जिसमें प्रेमी प्रेमिकाओं के जो मध्य प्रेम का वर्णन आदि चित्रित जो है किया जाता है। तो शुरुआत जब इसकी हुई गजलों की, तो इसमें मुख्यतः यही चीजें जो है दर्शाई जाती थी, जिसमें प्रेमी प्रेमिकाओं के प्रेम आदि का वर्णन जो है, प्रेम का व्यक्त कैसे करना है, ये सब चीजें दर्शाई जाती थी। लेकिन दुष्यंत कुमार जी ने इसका पूरा का पूरा जो तरीका था, यानी पूरा जो पैटर्न हम कह सकते हैं, वो बदल दिया। इसका जो भाव था, जहां केवल ये एक प्रेम का माध्यम गजलों को लेके बनता चला जाता था, वहां इन्होंने इसका की जो रूपरेखा थी वो बदल दी। इन्होंने इसको राजनीतिक और जो भी उस समय देश में व्याप्त था, क्योंकि ये जब रचना रची गई, करीब देश में आजादी का माहौल और देश में आदि ये सब चीजें देखने को, राजनीतिक जो व्यवस्था थी ये सब देखने को थी। तो ऐसे में उनकी रचनाओं में यही सब भाव जो है आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, पहले मैं आपको इसकी भूमिका पढ़ा देती हूँ, फिर इसके अंतर्गत कितनी रचनाएं हैं वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। और अगर आपने मुझे कहा कि मैं एक एक चीजें, यानी कि जितने भी एक गजल संग्रह है उनकी व्याख्या करवा दूं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उनकी व्याख्याएं भी आप सभी को करवा दूंगी। ठीक है, तो चलिए, मुख्य रूप से जो इसमें आपको पढ़ना है, पहले हम उन चीजों को पढ़ लेते हैं। तो देखिए, पहली चीज यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, इसका पहला संस्करण। तो पहला तो आप जरूर याद रखिए कि इसका पहला संस्करण कब प्रकाशित हुआ था, तो 1975 ईस्वी में। इसका 18वां हुआ था 1999 में, 20वां संस्करण हुआ था 2009 में। अब तो खैर बहुत ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन आपको जो है मेन जो याद करना है वो है इसका पहला संस्करण 1975 में। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए अब इनके द्वारा इसकी भूमिका में क्या कहा गया। भूमिका मेन होती है, भूमिका से भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ जैसे कि कमेंट भी आ चुका है मुझे कि मैं इनकी भूमिकाएं भी साथ साथ करवाती जाऊं, तो यहाँ मैं इसकी भूमिका भी आपको साथ साथ ही करवाती जाऊंगी। तो यहाँ पे दुष्यंत कुमार जी कहते हैं, मैं स्वीकार करता हूँ कि गजलों की भूमिका की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक कैफियत इनकी भाषा के बारे में जरूरी है। कुछ उर्दू दोस्तों ने कुछ उर्दू शब्दों के प्रयोग पर ऐतराज किया है। उनका कहना है कि शब्द शहर नहीं शह होता है, वजन नहीं वज्न होता है। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया है, तो इसके लिए उनके दोस्तों ने जो है उनके उर्दू के शब्दों पर ऐतराज किया है। तो इस बारे में उन्होंने बताया है कि उन्होंने शहर शब्द का जहाँ प्रयोग किया है, तो उनके दोस्तों ने बताया कि शहर नहीं शह होता है, वजन नहीं वज्न होता है। ठीक है, आगे कहते हैं कि मैं उर्दू नहीं जानता, लेकिन इन शब्दों का प्रयोग यहाँ अज्ञानतावश नहीं जानबूझकर किया गया है। यह कोई मुश्किल काम नहीं था कि शहर की जगह नगर लिखकर इस दोष से मुक्ति पा लूं, किंतु मैंने उर्दू शब्दों को उस रूप में इस्तेमाल किया है जिस रूप में वे हिंदी में घुल मिल गए हैं। उर्दू का शहर हिंदी में शहर लिखा और बोला जाता है, ठीक उसी तरह जैसे हिंदी का ब्राह्मण उर्दू में
बिरहमन हो गया है और ऋतु रुत हो गई है। तो उन्होंने कहा, ये बात कही कि जिस तरीके से शब्दों की बात उन्होंने कही है कि अगर वो चाहते तो शहर की जगह नगर लिख देते, और शब्दों का जो ये फेर था कि उर्दू और हिंदी के शब्द, उससे वो छुट्टी पा लेते कि भाई ये शब्द है नहीं। लेकिन उन्होंने जो है इस चीज को नहीं किया है। उन्होंने उसी शब्द का प्रयोग किया है जो बोला जाता है, जैसे कि शह को हिंदी में शहर बोला जाता है, और उसी शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है, क्योंकि शब्द जो है जब दूसरी भाषा में परिवर्तित होते हैं तो उसका रूप बदल जाता है। यहाँ पे उन्होंने ये उदाहरण भी दिया है कि ब्राह्मण शब्द उर्दू में बिरहमन हो गया और ऋतु रुत हो गई है। ठीक है, आगे कहते हैं कि उर्दू और हिंदी अपने अपने सिंहासन से उतरकर जब आम आदमी के पास जाती है तो उनमें फर्क कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। मेरी नीयत और कोशिश यह रही है कि इन दोनों भाषाओं को ज्यादा से ज्यादा करीब ला सकूं। इसलिए ये गजलें उस भाषा में कही गई है जिसे मैं बोलता हूँ, यानी कि आम बोलचाल की जो भाषा है इसका प्रयोग उन्होंने इसमें किया है। चलिए आगे कहते हैं कि गजल की विधा एक बहुत पुरानी किंतु सशक्त विधा है, जिसमें बड़े बड़े उर्दू महारथियों ने काव्य रचना की है। हिंदी में भी महाकवि निराला से लेकर आज के गीतकारों और नए कवियों तक अनेक कवियों ने इस विधा को आजमाया है, परंतु अपनी सामर्थ्य और सीमाओं को जानने के बावजूद इस सीमा में उतरते हुए मुझे आज भी संकोच तो है, पर उतना नहीं जितना होना चाहिए था। शायद इसका ये कारण है कि पत्र पत्रिकाओं में इस संग्रह की कुछ गजलें पढ़कर और सुनकर विभिन्न वादों, रुचियों और वर्गों की सृजनशील प्रतिभाओं ने अपने पत्रों, मंतव्यों एवं टिप्पणियों से मुझे एक सुखद आत्मविश्वास दिया है। तो यहाँ वो कहते हैं कि सबसे पहले जो है इन्होंने ये जो उर्दू में तो गजलें प्रसिद्ध ही थी, हिंदी में भी हिंदी भाषी कवियों ने जो है इस विधा को अपनाया, उन्होंने भी गजल लिखा है। और दुष्यंत कुमार जी ने अपनी जो कुछ गजलें थी वो पत्र पत्रिकाओं में जब प्रकाशित करवाई तो जो पाठक थे उनको अच्छा लगा, तो इसी से उनको ये आत्मविश्वास जागा कि भाई मैं भी गजल की, उन्होंने पूरी की पूरी संग्रह रच डाली। ठीक है, इस नाते मैं उन सबका अत्यंत आभारी हूँ। और कमलेश्वर, देखिए यहाँ पे इस रचना में पहली चीज मैं बता दूं कि जो दुष्यंत कुमार और कमलेश्वर है, दोनों काफी अच्छे मित्र हैं। और अगर रिश्तेदारी की बात की जाए तो ये दोनों जो है समधी हैं। ठीक है, ये दोनों क्या थे, समधी थे। ठीक है, ये भी चीज आ गई। ये दोनों अच्छे मित्र भी थे और इनकी मित्रता हम कह सकते हैं रिश्तेदारी में बदल गई, यानी इसके समधी हो गए। तो यहाँ पे हो सकता है प्रश्न आपसे पूछ दे कि जो इसकी भूमिका है, अ, इसकी भूमिका में, यानी कि साए में धूप जो है, इसकी भूमिका में उन्होंने किस लेखक या किस कवि का जिक्र किया है, अगर आपसे पूछ दे तो ये ध्यान रखिएगा, कमलेश्वर का यहाँ जिक्र किया गया है। ठीक है, और कमलेश्वर वह इस अफसाने में ना होता तो ये सिलसिला शायद यहाँ तक ना आ पाता। मैं तो हाथों में अंगारों को लिए सोच रहा था, कोई मुझे अंगारों की तासीर बताए। तो यहाँ उन्होंने लास्ट में एक गजल भी यहाँ पे लिखा है। तो अब ये गजल भी ध्यान रखिएगा कि उन्होंने इसमें कौन सा गजल लिखा है। ठीक है, तो चलिए ये यहाँ पे हो गया। तो यहाँ तक जो है इसकी भूमिका थी, और भूमिका में उन्होंने क्या कुछ बताया है मैंने आप सभी को बता दिया। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से गजलें दी गई है। पहला वाला तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप उसको कर लीजिएगा, क्योंकि ये अगर बात की जाए तो ये एनसीईआरटी के सिलेबस में भी दिया गया है, तो हो सकता है ये भी पूछ ले। देखिए पहला है, और पहला ध्यान में रखिएगा, इनके जितने दिए गए हैं एटलीस्ट आप नाम जरूर याद रख ले कि कौन से जो है इसमें दिए गए हैं। यहाँ पे मैं बता दूं कि कुल कितने संग्रह हैं, ये सब चीजें मैं लास्ट में बताऊंगी, इसका प्रकाशन वर्ष और इसमें कुल कितने गजल संग्रह दिए गए हैं, ये सारी चीजें मैं लास्ट में चर्चा करूंगी। तो चलिए पहले गजलें देख लेते हैं कौन कौन से हैं। कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहा चिराग मैसर नहीं शहर के लिए, पहला इनका है इसमें। दूसरा है कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। अगला गजल है ये सारा जिस्म झुक कर
बोझ से दुहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। अगला है, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों में टकराती तो है। अगला है, देख दहलीज से कोई नहीं जाने वाली, ये खतरनाक सच्चाई नहीं जाने वाली। अगला है, खंडहर बचे हुए हैं, इमारत नहीं रही, अच्छा हुआ कि सर पे कोई छत नहीं रही। आगे कहते हैं कि परिंदे अब भी पर तोले हुए हैं, हवा में सनसनी घोले हुए हैं। आगे है, अपाहिज व्यथा को वहन कर रहा हूँ, तुम्हारी कहन थी कहन कर रहा हूँ। आगे कहते हैं, भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ, आजकल दिल्ली में है जेरे बहस ये मुद्दा। आगे कहते हैं, फिर धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है, वातावरण सो रहा था, अब आंख मलने लगा है। आगे कहते हैं, कहीं पे धूप की चादर बिछा के बैठ गए, कहीं ये शाम सिरहाने लगा के बैठ गए। आगे, घंटियों की गूंज कानों तक पहुंचती है, एक नदी जैसे दहानों तक पहुंचती है। आगे है, नजर नवाज नजारा बदल न जाए कहीं, जरा सी बात है मुंह से निकल न जाए कहीं। आगे है, तूने ये हर सिंगार हिलाकर बुरा किया, पाँव की सब जमीन को फूलों से ढक दिया। आगे कहते हैं, मत कहो आकाश में कोहरा बना है, यह किसी के व्यक्तिगत आलोचना है। आगे है, चांदनी छत पे चल रही होगी, अब अकेली टहल रही होगी। आगे है, ये रोशनी है हकीकत में एक छल लोगों कि जैसे जल में छलकता हुआ महल लोगों। आगे कहते हैं, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आगे है, आज सड़कों पर लिखे हैं सैकड़ों नारे न देख, घर अंधेरा देख तू आकाश के तारे न देख। आगे है, मरना लगा रहेगा यहाँ जी तो लीजिए, ऐसा भी क्या परहेज जरा सी तो लीजिए। आगे है, पुराने पड़ गए डर फेंक दो तुम भी, ये कचरा आज बाहर फेंक दो तुम भी। आगे कहते हैं, इस रास्ते के नाम लिखो एक शाम और, या इसमें रोशनी का करो इंतजाम और। आगे कहते हैं, मेरे गीत तुम्हारे पास सहारा पाने आएंगे, मेरे बाद तुम्हें ये मेरी याद दिलाने आएंगे। आगे है, आज वीरान अपना घर देखा तो कई बार झांक कर देखा। आगे है, वो निगाहें सलीब है, हम बहुत बदनसीब है। और कहते हैं, बाएं से उड़ के दाई दिशा को गड़ुड़ गया, कैसा शकुन हुआ है कि बरगद उखड़ गया। आगे है, अफवाह है या सच है ये कोई नहीं बोला, मैंने भी सुना है अब जाएगा तेरा डोला। आगे कहते हैं कि अगर खुदा न करे सच ये ख्वाब हो जाए, तेरी शहर हो मेरा आफताब हो जाए। आगे है, जिंदगानी का कोई मकसद नहीं है, एक भी कद आज आदम कद नहीं है। आगे है, ये सच है कि पाँव ने बहुत कष्ट उठाए, पर पाँव किसी तरह राहों पे तो आए। आगे है, बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं। आगे है, जाने किस किस का ख्याल आया है, इस समंदर में उबाल आया है। नेक्स्ट है, अगर आप इनकी 2 लाइनें भी याद रख ले तो काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि उनकी गजलें जो है वो किस प्रकार की रही है। ठीक है, ये जुबां हमसे नहीं जाती, जिंदगी है कि जी नहीं जाती। आगे है, तुमको निहारता हूँ सुबह से रितंबरा, अब शाम हो रही है मगर मन नहीं भरा। आगे कहते हैं, रोज जब रात को 12 का गजर होता है, यातनाओं के अंधेरे में सफर होता है। आगे कहते हैं, हालाते जिस्म सूरते जा और भी खराब, चारों तरफ खराब यहाँ और भी खराब। आगे कहते हैं, ये जो शहतीर है, पलकों पे उठा लो यारो, अब कोई ऐसा तरीका भी निकालो यारो। ठीक है, आगे है,
धूप ये अटखेलियां हर रोज करती है, एक छाया सीढ़ियां चढ़ती उतरती है। आगे है, पक गई है आदतें बातों से सर होगी नहीं, कोई हंगामा करो ऐसा गुजर होगा, ऐसे गुजर होगी नहीं। आगे कहते हैं कि एक कबूतर चिट्ठी लेकर पहली पहली बार उड़ा, मौसम एक गुलेल लिए था, पट से नीचे आने गिरा। ठीक है, आगे है, ये धुएं का एक घेरा की मैं जिसमें रह रहा हूँ, मुझे किस कदर नया है मैं जो दर्द सह रहा हूँ। आगे है, तुमने इस तालाब में रोहू पकड़ने के लिए छोटी छोटी मछलियां चारा बनाकर फेंक दी। आगे है, लफ्ज एहसास से छाने लगे ये तो हद है, लफ्ज माने भी छुपाने लगे ये तो हद है। आगे है, ये शफक शाम हो रही है अब, और हर गम हो रही है अब। आगे थे, एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, आज शायर ये तमाशा देख कर हैरान है। कहते हैं, बहुत संभाल के रखी तो पायमाल हुई, सड़क पे फेंक दी तो जिंदगी निहाल हुई। आगे है, वो आदमी नहीं मुकम्मल बयान है, माथे पे उसके चोट का गहरा निशान है। आगे, किसी को क्या पता था इस अदा पर मन मिटेंगे हम, किसी का हाथ उठा और अलको तक चला गया। आगे, होने लगी है जिसमें जुबंजिश तो देखिए, पर कटे परिंदे की कोशिश तो देखिए। आगे है, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ। आगे है, अब किसी को भी नजर आती नहीं कोई दरार, घर की हर दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तहार। कहते हैं, तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। तो ये जितने भी गजलें थी उन सभी का संकलन आप देख सकते हैं। सारी गजलें मैंने आप सभी को बता दी कि कौन कौन सी गजलें हैं। चलिए, यहाँ पे तो ये गजल है जो मैंने ले लिया था। अब यहाँ पे उनके गजलों से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण चीजें जो है आप जान ले। तो उर्दू गजल की परंपरागत परिपाटी का त्याग करते हुए दुष्यंत कुमार ने गजल को इश्क और माशूक की रंगीन सीमित दुनिया से उबार कर जीवन की यथार्थ की कठोर और व्यापक दुनिया से परिचय करवाया। ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी कि जहां गजलों में पहले इन सभी का प्रेम आदि का चित्रण होता था, उससे इन्होंने उबार कर यथार्थ की जो कठोर दुनिया की जो सच्चाई है उन सभी से उन्होंने गजलों में अपने गजलों में उतारा। गजल के कथ्य में परिवर्तन कर दुष्यंत ने गजल को नई दिशा दी है। उनकी गजलों के बारे में कमलेश्वर लिखते हैं। तो देखिए, कमलेश्वर जी ने उनकी गजलों के बारे में क्या कहा है। दुष्यंत कुमार की गजलों ने एक बड़ी और ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, और वह है सांस्कृतिक और इंसानी मूल्यों के एकीकरण और भाषाई सरमाए को साथ लाने की भूमिका। आगे दिन, नाजिम हिकमत पाब्लो नेरूदा की कविताएं अपने देशों में जो और जितना कर सकी उससे कहीं ज्यादा दुष्यंत की गजलों ने भारतीय लोकतंत्र को बचाने में की है। दुष्यंत को तो यहाँ तक जो है कमलेश्वर का कथन है। ठीक है, दुष्यंत कुमार ने अपनी गजलों के द्वारा भारतीय समाज के जन विरोधी सूरत को बदलने की कोशिश की है। आगे कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि गजलकार अपने इस उद्देश्य की पूर्ति में पूरी तरह से सफल हुए हैं। उनकी गजलें समसामयिक जीवन संदर्भों को अभिव्यक्त करने में पूर्णतः सक्षम हुई है। ठीक है, इस संग्रह की प्रथम गजल की सामाजिक यथार्थ को चित्रित करती है। तो पहला ही गजल क्या है कि पहला गजल यहाँ पे मैं आपको दिखा दे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला गजल था कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। कि जब यहाँ पर देखिए जो ये वोटिंग सिस्टम होती है ना, उस पे उन्होंने व्यंग किया हुआ है कि पहले तो तय किया गया था कि हर घर में जो है चिराग जलाए जाएंगे, हर घर में रोशनी की जाएगी, ये बातें की गई थी। लेकिन चुनाव के बाद क्या है, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। और ये जो चिराग है, ये जो रोशनी है, वो पूरे शहर में कहीं नहीं दिखाई दिया। यानी कि जो नेता होते हैं चुनाव से पहले ढेरों वादे करते हैं, लेकिन जब चुनाव बीत जाता है तो वो वादे पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। इन्हीं सब
चीजों का जिक्र जो है उनके इस गजल में हुआ है। तो गजलें मैं आपको बाद में व्याख्याएं कराऊंगी, फिलहाल जो इसमें इम्पोर्टेंट है वही चीजें आपको बता रही हूँ, ठीक है। मानवीय शोषण, उत्पीड़न, अभाव, बेबसी को अभिव्यक्त करते हुए दुष्यंत कुमार ने आजादी के चिथड़े हुए हिंदुस्तान की सच्ची तस्वीर जो है अपनी गजलों में उन्होंने उकेरी है। आपातकाल को लेकर दुष्यंत कुमार ने अपने इस संग्रह में जो कुछ लिखा है वह अनूठा है। अब इसमें देखिए क्या क्या चीजें जो है बताई गई है। सामाजिक यथार्थ की बातें जो समाज में चल रहा था, मानवीय शोषण के बारे में, उत्पीड़न, अभाव, बेबसी, इन सभी चीजों का जिक्र जो है इन्होंने अपने गजल में किया है। आपातकाल का जिक्र इसमें हुआ है, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीजें बताई गई है। तत्कालीन सरकार की नीतियों की आलोचना करने का जो साहस उस समय दुष्यंत कुमार कर पाए वह बड़े बड़े दिग्गज कवि भी नहीं कर पाए। तो देखिए आजकल जो ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं कि नहीं है वाले क्वेश्चन आजकल ज्यादा दिखते हैं कि निम्न में से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे आपको पूछ सकते हैं कि देखिए मैं आपको आगे जो है इस पे प्रश्न भी कराऊंगी और इस प्रकार के प्रश्नों का संकलन भी मैं लेके आऊंगी, जिस प्रकार के प्रश्नों का पैटर्न जो है आजकल देखने को मिलता है। जैसे कि ये जो नहीं वाले प्रश्न हैं आजकल ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो यहाँ उनकी गजल में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वो पॉइंट आपको बता दिए हैं कि कौन कौन सी चीजें उनके गजल में हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि गजल लिखकर दुष्यंत कुमार ने हिंदी पाठकों को उपकृत किया है। उन्होंने गजल का जो रूप हमारे सामने रखा वह अकल्पनीय था। सबसे बढ़कर आपातकालीन तानाशाही की दुष्यंत कुमार ने जिस बेखौफ और बेबाक तरीके से आलोचना की है वह अतुलनीय है। दुष्यंत कुमार ने गजल को समसामयिक संदर्भों से संयुक्त कर उसे नई अर्थवत्ता प्रदान की है। उनकी गजलों में इतना जबरदस्त आकर्षण है कि नेता, विद्यार्थी, फिल्म लेखक सभी उनके शेरों को अपनी बात में शामिल करते हैं। उनकी गजलें क्रांति का स्वर मुखरित करती है। तो अगर आपको उनकी गजलों के बारे में ना भी पता हो तो ये पॉइंट्स आपको पता हो तो भी आप बता सकते हैं कि किन की गजलें हैं, ठीक है। दिशाहारा को दिशा दिखाती है और भटकों को सही रास्ते पर लाती है, ठीक है। तो उनकी गजलों का काम क्या है, अब देखिए यहाँ देख सकते हैं कि दुष्यंत जी की कविताओं गजलों का साए में धूप जो है उनकी गजलों का ऐसा संग्रह है जो पहली बार कब प्रकाशित हुई थी, 1975 में। तो इसका प्रकाशन वर्ष ध्यान में रखिएगा कब है, 1975 में। वो आज भी उतनी ही मशहूर और प्रासंगिक है। उनकी कविताओं की कितनी पंक्तियां अक्सर सुनी थी बिना ये जाने, तो उनकी कविताएं जो है आज भी इसी प्रकार से प्रचलित है। तो यहाँ आपको पता चलेगा कि प्रकाशन वर्ष क्या है। देश की आजादी के 2 दशकों बाद के भारत के सामाजिक और राजनीतिक दौर को दर्शाती है जो उनके कुछ गजलें हैं। इन गजलों में सरकार के प्रति निराशा और रोष दिखेगा तो गरीब और पिछड़े वर्ग के प्रति सहानुभूति दिखेगी। आजादी के इतने वर्षों बाद भी जब गरीब, देखिए हमारा देश आजाद कब हुआ था, 1947 1947 में, और ये कब लिखा गया, 1975 में। लेकिन इनके जो काव्य संग्रह है या फिर कह ले गजल संग्रह है, इसमें हमें जो हमारी भारतीय जनता थी हमारे देश में वो किस प्रकार से शोषित हो रही थी, इन सभी का जिक्र, और जो ये शासन व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, उसमें जनता का क्या हाल था, इन सभी का चित्रण हमें उनके गजल संग्रह में देखने को मिलता है। कि इतने वर्षों बाद भी जब गरीब और शोषित वर्ग के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया और उसकी दशा वैसी ही रही, तब बहुत से लेखकों ने अपने अपने तरीकों से इस बात को उजागर किया, उस वर्ग की आवाज को मुखर किया। दुष्यंत जी इसमें अग्रणी थे। उनकी ये कृति इस बात का प्रमाण है। उनकी शैली इतनी प्रभावशाली है और इतने लोग तक शायद इसलिए भी पहुंची क्योंकि उन्होंने अपनी बात गजलों के द्वारा कही जो आसानी से लोगों की जुबान पर चढ़ जाते थे और काफी इस्तेमाल भी किए जाते थे। एक और चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि इसमें कुल कितने गजल संग्रह है। इसका प्रकाशन वर्ष आप सभी को पता चल गया कब है, 1975। इसमें क्या चीज है, यानी ये विधा क्या है, गजल संग्रह है, साए में धूप, और इसमें क्या क्या चीजें वर्णित है वो भी आपको पता चल गई। और इसमें कुल कितने गजल संग्रह है ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछ लेते हैं। तो इसमें कुल 52
गजल संग्रह है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, इसमें कुल 52 गजल संग्रह है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे नहीं मेंशन थी इसलिए मैंने अलग से बता दी। इसमें कुल 52 गजल संग्रह है। अब यहाँ पर इनका जीवनी जो है देख सकते हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में जनपद बिजनौर के ग्राम राजपुर नवादा के जमींदार परिवार में 1 सितंबर 1933 को हुआ। ठीक है, इनकी माता का नाम श्रीमती रामकिशोरी देवी और पिता का नाम चौधरी भगवत सहाय था। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा इनकी गांव के पाठशाला में मुख्य अध्यापक पंडित चिरंजीव लाल शर्मा की छत्र छाया में हुआ। चलिए यहाँ पे अब मैं जो मुख्य बताना चाहती हूँ, तो यहाँ पे देखिए, अब इनकी रचनाओं की अगर मैं बात कर लूँ उन पे आ जाते हैं, क्योंकि आपको यही याद रखनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी जो रचनाओं में, देखिए आपको याद रखना है, आवाजों के घेरे में इनका पहला जो है वो है सूर्य का स्वागत। ये इनका पहला कविता संग्रह है। 1956-57 में इसका प्रकाशन हुआ है। इसके बाद दूसरा है इनका आवाजों के घेरे में 1963 में। एक कंठ विस्फाई इनके द्वारा लिखा गया काव्य नाटक है, गीति नाट्य है। फिर छोटे छोटे सवाल, आंगन में वृक्ष, ये इनका एक उपन्यास है। और इनका तीसरा, इन्होंने जो है 3 कविता संग्रह लिखे हैं आवाजों के घेरे में। पहला हो गया इनका सूर्य का स्वागत, दूसरा है आवाजों के घेरे में, और तीसरा है जलते हुए वन का वसंत। ठीक है, 3 नाम याद रख लीजिए, सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे में, और तीसरा हो गया जलते हुए वन का वसंत। ठीक है, ये इनका गीति नाट्य हो गया, ये इनके द्वारा लिखे उपन्यास हो गए हैं। ठीक है, और ये इनका 1975 में इनका साए में धूप इनका गजल संग्रह है। ठीक है, तो ये इनकी रचनाएं हो गई। तो ये इनके संबंध में हो गई महत्वपूर्ण बातें जो मुझे बतानी थी। और यहाँ पर आप सभी को जितनी डिटेल्स थी इस रचना के संबंध में मैंने आप सभी को बता दी है। और आपके कमेंट अगर आते हैं कि इन अलग अलग करके मैं इन 52 गजल संग्रहों की व्याख्या करूं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज की वीडियो कैसी लगी वो भी जरूर बताइएगा।